आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्लास 10th का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रो पार्ट देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अंतर क्या है, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस रिएक्शन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस अनदर केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। अनदर केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि उसका पूरा का पूरा नेचर बदल जाए। वही बात मैंने यहां पर भी मेंशन किया है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्लैरिटी वे में समझ में आएगा। क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड या रिस्पिरेशन, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। या रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है, आइए हम समझाता हूं। आप देखते होंगे, इसका एग्जांपल एक उठाते हैं पहले, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन क्यों है? रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन इसलिए है ना, क्योंकि आयरन था और जैसे ही इसमें रिएक्शन हुआ ना तो इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। आयरन था वो वाटर के कांटेक्ट में आया, आयरन जो था वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आया। ठीक है, एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, तो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बदल गया। और जब पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बदल गया ना तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। वहां पे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है ना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन जब कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं और उसके वजह से उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बदल गया, तो उस केस में हम लोग केमिकल रिएक्शन कह देंगे। आ गई बात समझ में? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने यहां पे क्या मेंशन कर रखा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना जो सब्सटेंस फॉर्म होता है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस के। अब ये कैसे, मैं समझाता हूं। आपने कभी सोचा है कि पूरे दुनिया में अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना बात चल रही है, आपने कभी ऐसा आपके मन में ख्याल आया होगा कि वाटर क्या है, वाटर किस चीज से बना है? तो जब वाटर को आप देखोगे तो वाटर जो है H2 प्लस O2 से मिलकर बना हुआ है और ये H2O बना लेता है। तो जब हम बच्चे थे ना तो मेरे मन में यही सवाल आता था कि ये H2O है, तो H2O को तोड़ के क्यों नहीं हाइड्रोजन निकाल लिया जाता और ऑक्सीजन, और उससे भी आसान है कि पानी में ही आग क्यों नहीं लग जाता, क्योंकि पानी जो है वाटर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और हाइड्रोजन क्या है, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है और कंबंशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में आग लग जानी चाहिए, लेकिन जब वाटर में आप आग लगाओगे ना तो आग नहीं लगती है। इसका पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अपने आप में एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए तो ये H2O बना लिया। तो अब जो ये H2O बना ना, इसका प्रॉपर्टी जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट है। किससे? एग्जिस्टिंग एलिमेंट से। एग्जिस्टिंग एलिमेंट कौन था? H2 और O2। तो यही यहां पे बोला गया है कि जो नया कंपाउंड बनेगा ना उस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होगा पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, इसीलिए तो वाटर में आग नहीं लगता है, नहीं तो वाटर में आग लग जानी चाहिए थी, क्योंकि वाटर किससे बना है? H2 और O2 से। तो H2 तो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है और उसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाएगा तो आग लग जानी चाहिए, लेकिन आग इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है अपने एग्जिस्टिंग एलिमेंट से। तो पॉइंट याद रखने वाली है, ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि रिएक्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट बना ना उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगा एग्जिस्टिंग एलिमेंट के। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जब देखो यहां पे मान लो ये H2 प्लस O2 H2O बना रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस होता है। जैसे यहां पे देखिए
H2 और O2 आपस में कंटेक्ट होके H2O बना लिया, तो यहाँ पे सिर्फ रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। किससे? अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। और क्या मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है और जो नया प्रोडक्ट बनाता है, और वो प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। क्लियर हो गया? अब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हमारे आसपास देखने को मिलता है, जैसे कि आप देखते होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, या दही बनना, जो मेकिंग ऑफ कर्ड होता है ना, वो भी क्या है? जैसे दही जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि दही बन गया, वो किससे बना है? दूध से, तो उसका एक नया प्रॉपर्टी आ गया ना दही में, तो इसलिए हम क्या कहें कि मेकिंग ऑफ कर्ड जो है, या डाइजेशन ऑफ फूड जो है, या रिस्पिरेशन है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। आ गई बात समझ में? अब यहां पे और मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेके समझाया है, जैसे इस एग्जांपल को आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नीशियम था, ये वाटर O2 के कांटेक्ट में आया तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो देखो यहां पे आप एनालिसिस कीजिए, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। किससे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। सिर्फ और सिर्फ यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम आया ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, ये कैसे कांटेक्ट किया वो हम आगे समझेंगे, आगे की लेक्चर में समझेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसका क्या क्या गुण होता है, ये समझिए। अब नेक्स्ट समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे समझो एक टर्म यूज किया जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कि यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, इसको समझते हैं। देखो रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट जो चीज हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में, हिस्सा कौन रिएक्शन में ले रहा है? तो हिस्सा रिएक्शन में ले रहा है, यहां पे जब आप देखोगे तो देखो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा मैं समझाता हूं। ये रिएक्टेंट होगा, Mg और O2 रिएक्टेंट होगा, और ये प्रोडक्ट होगा। ये बहुत आसान है। रिएक्टेंट हम उसको बोलते हैं ना जो चीज रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, और रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद जो चीज बना वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि दूध से दही बनता है, तो दूध क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, या वो दूध में जो दही मिलाते हो थोड़ा कुछ क्वांटिटी, तो वो क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो वो पूरा का पूरा दही बन जाता है, तो वो क्या हुआ? वो प्रोडक्ट हुआ। और एग्जांपल सुनना चाहते हैं? और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में देखते होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन में रिएक्टेंट क्या होगा? आयरन, एयर और वाटर। ठीक है, तो इन तीनों क्या हुआ? ये रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, ये रिएक्टेंट हुआ, और ये तीनों रिएक्शन करके जो रस्टिंग क्रिएट करेगा ना आयरन के ऊपर, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान है। रिएक्टेंट जो चीज हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब समझते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो देखने को हमें मिलता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को जरूर मिलेगा। मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करवाता हूं। आप अपने घर पे कभी कूड़ा जलाए होंगे या दही जमाते हैं, तो उसमें एक गुण चेंज हो जाता है। गुण कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे कहने का मतलब ये हुआ ना कि बदलाव। बदलाव क्या कि रिएक्शन से पहले आपको कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीटली अकर हो जाता है ना, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना उसमें एक कुछ खास गुण देखने को मिलता है। तो क्या क्या खास गुण देखने को मिलता है उसको आइए समझते हैं। देखो सबसे पहला जो गुण है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसको अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप, मैं एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल दे रहा हूं, आप कूड़ा जलाते होंगे तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो वहां जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो गैस निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिएक्शन का। तो
ऑब्वियस सी बात है सारे रिएक्शन में नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइप के ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से मैंने यहां पर भी एक मेंशन कर रखा है केमिकल रिएक्शन कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस निकल जाता है बाहर। आपको दिखेगा अगर लैब में जाओगे ना और जिंक ले लोगे और सल्फ्यूरिक एसिड और उन दोनों को रिएक्शन करवाओगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये आपका जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट बन गया। और उसी टेस्ट ट्यूब में करोगे ना, जिंक को सल्फर को मिलाओगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और उसी टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। ठीक है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब में आप करवा रहे हो तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलने लगेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो इस बात का संभावना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल सकता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा यहीं पर कि गैस निकल भी सकता है या फिर गैस एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या है ये मैं समझाता हूं। पहला मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है चेंज इन कलर। ये क्या बोलता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इस बात का संभावना है कि उस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल होगा जब हम सिट्रिक एसिड को, देखो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ना यही मेन है, एग्जाम में यही आएंगे। आपको एग्जांपल जरूर याद रखना है सबका। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो उसका एग्जांपल आपको याद रखना है। उसी तरीके से दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल क्या है, जब सिट्रिक एसिड को हम लोग पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, यहां पोटेशियम नहीं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको कि चेंज इन कलर किस में देखने को मिल सकता है। तो उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जब सिट्रिक एसिड को पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब आप टेस्ट ट्यूब में करोगे ना या लैब में जाके तो सिट्रिक एसिड को मिलाओगे और पोटेशियम परमैंगनेट को, तो जब वो दोनों को मिला दोगे ना तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग कलर था उससे चेंज हो जाएगा, है ना। या आप इन डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखते हो, जैसे कि आपका स्किन कभी कभी रेड हो जाता है, तो वो रेड क्यों हुआ, धूप में जाते हो तो रेड हो जाता है। तो पहले क्या था, एक व्हाइट कलर में था, धूप में गए तो वो रेड हो गया, तो वहां पे चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक रिएक्शन की ही वजह से होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि जब पानी को वाटर है, ठीक है, उसको फ्रीज करते हो, ठीक है, या बहुत सारे और एग्जांपल जैसे कि कैंडल जलाते हो, कैंडल जलाने वक्त कैंडल क्या होता है, वो एक सॉलिड होता है, ये एक सॉलिड होता है ना, और इसको जब जलाते हो तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये क्या है, चेंज इन स्टेट। रिएक्शन से पहले जो प्रोडक्ट था वो सॉलिड में था, जब उसमें रिएक्शन हुआ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उसका स्टेट में चेंजेस देखने को मिला है ना। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर, ये भी ध्यान रखना है, मैंने ये सारा जो बोल रहा हूं ना वो लिख रखा है मैंने यहां पे। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। अगला कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर की जब भी रिएक्शन होगा ना तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल लेके बताऊं आपको, तो क्यूक लाइम को स्लैक लाइम के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, क्यूक लाइम को स्लैक लाइम, क्यूक लाइम को जब स्लैक लाइम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जो नया सब्सटेंस बढ़ता है प्रोडक्ट, उसके टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन टेम्परेचर। और एक बात और यहां ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है प्रोडक्ट का और घट भी सकता है। अगर प्रोडक्ट जो है ना
वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया तो क्या कहेंगे उसको, इंडोथर्मिक। और अगर वो टेम्परेचर को रिलीज किया तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कूड़ा वगैरह जब हम जलाते हैं तो वो किस चीज का एग्जांपल है, उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो टेम्परेचर रिलीज करता है, तो वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया है ना। और उसी तरीके से हम कोई भी चीज को अगर फ्रीज कर रहे हैं तो फ्रीज करने के दौरान क्या होगा, उस दौरान भी टेम्परेचर रिलीज होगा, तो वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा। इंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है प्रोडक्ट का। आ गई बात समझ में। जैसे कि यहां पे अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या बोलता है कि देखो, प्रिसिपिटेट कहने का मतलब होता है ना थौका बन जाना। जैसे कि हम लोग दही बनाते हैं ना, तो दही क्या एक तरह का थौका बन जाता है, ठीक है। दूध से दही बनाने वक्त दूध लिक्विड में था और उसको जब मैंने दही में कन्वर्ट किया तो वो थौका में बदल गया, तो वही होता है प्रिसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो ऐसा संभावना होता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो BaCl2, ठीक है, BaCl2 को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 बनेगा और यही थौका बन जाएगा। ये PPT है ना, PPT मतलब प्रिसिपिटेट हो गया और HCl बनेगा, ठीक है। तो जब बैरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बैरियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। और ये जो बैरियम सल्फेट है वो प्रिसिपिटेट कर जाएगा। आई बात समझ में। तो आई होप आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका क्या क्या गुण हो सकता है। पहला गुण क्या था कि गैस निकल सकता है। दूसरा गुण क्या था कि उसका कलर में चेंजेस, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। तीसरा गुण क्या बताया मैंने कि उसका स्टेट में चेंजेस देखने को मिल सकता है। चौथा था टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और पांचवा था कि उसमें प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो देखने को मिल सकता है। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप ध्यान रखिएगा विथ एग्जांपल। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।